सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो आंसर होगा अरुंधति रॉय ने। तो अभी ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका जो है अरुंधति रॉय, इनको पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। इस पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता हैरोल्ड पिंटर की याद में शुरू किया गया था। हमें तो अभी का याद रखना है 2024 का किसे मिला है? अरुंधति रॉय को। ये भारतीय लेखिका है, इसीलिए हमारे लिए ये नाम, ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुंधति रॉय ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो मेघालय से बिलोंग करती हैं। और एक और पॉइंट जो इनके नाम से सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखना है कि इन्होंने 1997 में जो इनका पहला उपन्यास था जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। ये जरूर याद रखना। अब मैं आपको 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो पूरी शीट को मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से सुनना और देखते हुए चलना, हो सके तो साथ साथ भूलने की भी कोशिश करना ताकि ये आपको चीजें याद भी हो सके। देखो 2-3 अवार्ड तो ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको, जैसे कि सुब्बैया नल्लामुथु वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, विनोद गणात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, नरसिंह को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और ये पुरस्कार अभी महिलाओं में भी दिया जाना शुरू किया गया। तो महिलाओं में पहली बार किसको दिया गया, पहला किसे दिया गया? तो रोहिणी लोखंडे को दिया गया। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब और देखो, जैसे कि अगर पूछे सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला? राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये मिला श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये एवी विक्टरसन को मिला। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को मिला। ये जर्मनी की लेखिका है। इनका जो उपन्यास है नॉवल है काइरोस, और जो ट्रांसलेटर अनुवादक है उनका नाम है माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये असम की हैं। इसी तरह का एक अवार्ड है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं, यह आलोक शुक्ला को मिला, ये छत्तीसगढ़ से है। जबकि 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा जी को मिला और 2023 का बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब किसने जीता? मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, मिशेल टेलाग्रेंट को मिला। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। और मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने जीता, ये चेक रिपब्लिक की है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता था शेनिस पलासियो ने, वो निकारागुआ से हैं। 2023 का जेडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे ने जीता। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 58वां संस्करण है, 2 जनों को मिला था, जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नामबियार पुरस्कार जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ को मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान, असम का सर्वोच्च सम्मान है, रंजन गोगोई साहब को मिला जो कि हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बी आर कंबोज को। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला संजीव को मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी का मिला था नीलम शरण गौर को रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला यादें यादें और यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला रुद्र सात्विकम के लिए। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी याद रख लो, 2023 में मिला था, ये किसे? डॉक्टर रवि कन्नन। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिया। आप देखेंगे ये 2024 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, सारे नहीं है, 2024 में बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन उनमें भी जो सेलेक्टेड हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। और अगर आप डेली रेगुलर क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसमें से बहुत सारे अवार्ड्स आपको यहीं पे याद हो चुके होंगे। लगभग अभी आप देखोगे इसी एक प्रश्न में मैंने आपको 33 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज करा दिए। हर बार ये शीट को अपडेट करके, अगर इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है तो मैं उसे अपडेट करके आपके सामने लेकर के आता हूँ और आपको रिवाइज करवाता हूँ बोल करके। और आपसे भी बोलता हूँ मेरे साथ साथ बोला करो ताकि ये आपको याद हो सके यहीं पे, और याद है तो आपका रिविजन हो सके। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हॉपेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। तो एक्सरसाइज का नाम है हॉपेक्स एक्सरसाइज। ये एक हवाई युद्ध अभ्यास है, यानी कि वायुसेना का अभ्यास है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है।
सिंपल सा याद रखेंगे किस किस देश के बीच में हुआ, भारत और मिस्र के बीच में हुआ। और कहाँ पे हुआ? मिस्र में, इजिप्ट में ही हुआ। 21 से लेकर 26 जून 2024 तक हुआ। इसमें भारत की तरफ से राफेल फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया, C-17 ग्लोब मास्टर जो विमान है, और जो IL-78 मतलब ये हवा से हवा में ईंधन भरने वाला एक टैंकर है, एक जो विमान है, उसने इसमें हिस्सा लिया। और आपको याद हो तो ये सारे के सारे अभी अमेरिका में जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज हुआ था वहां पे पार्टिसिपेट करने गए थे। तो एक्चुअली में हुआ क्या, वहां से जब ये भारत लौट रहे थे तो इजिप्ट में ये एक्सरसाइज का आयोजन होना था। तो ये भारत ना आकर के डायरेक्ट कहां पे चले गए? इजिप्ट में चले गए। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। चलो 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़े मैं आपको यहाँ पे फिर से रिवाइज करवाता हूँ। तो देखो फिर, इस साल का जो सबसे पहला एक्सरसाइज हमने किया था वो डेजर्ट साइक्लोन था। ये भारत और यूएई के बीच में हुआ था, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। और सहयोग काजिन ये भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, चेन्नई में। अच्छा, आपको ये एक्सरसाइज याद है तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना है ना। और अयुत्या एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट है, पहला संस्करण था, पहली बार हुआ, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। ये एक साइक्लोन एक्सरसाइज है, इस बार इसका दूसरा संस्करण था। ये हम इजिप्ट के साथ ही करते हैं, ये भी हमने इजिप्ट के साथ ही किया था। बाकी खंजर एक्सरसाइज इस बार 11वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज नाटो ने आयोजन किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत और फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ था, ये अरब सागर के ऊपर। और सदा तंसीक एक्सरसाइज पहला संस्करण हुआ, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापत्तनम में हुआ। दोस्ती एक्सरसाइज 16वां संस्करण था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये मालदीव में। एक समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज हुआ था, भारत और मलेशिया के बीच में, कहाँ? विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, इसमें कई सारे देशों ने हिस्सा लिया था, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, बहुराष्ट्रीय अभ्यास। 16 देशों ने हिस्सा लिया था, भारत भी उसमें एक था। भारत की तरफ से INS तीर ने हिस्सा लिया, कहाँ पे हुआ? सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। और सेशल्स के साथ भी हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है लिमिट ये अभ्यास, ये भारत और सेशल्स के बीच में हुआ, कहाँ पे? सेशल्स में ही। एक टाइगर ट्रैम्प भी हमने देखा, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ये कहाँ पे? भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। एक गगन शक्ति अभ्यास है, इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था, ये भारत के कई स्थानों पे हुआ था, 10 दिनों तक चला था। धर्मागार्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज इस बार इसका ये 5वां संस्करण था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था, कहाँ? उज्बेकिस्तान में ही। सागर कवच एक्सरसाइज, इसमें भारत की जितनी भी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। और विक्टस हेज की अगर बात करते हैं तो ये अंतरिक्ष में पहली बार एक युद्ध अभ्यास कराने की घोषणा की थी, किसने? अमेरिका की जो स्पेस फोर्स है उसने, नाम है विक्टस हेज। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था। गगन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ था, ये पंजाब में। शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये मेघालय के उमरोई में। तारकश एक्सरसाइज 7वां संस्करण था, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये कहाँ पे? कोलकाता में। रेड फ्लैग एक्सरसाइज बहुसैन्य अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी हिस्सा लिया, मैंने अभी इसके बारे में बताया आपको। अमेरिका के अलास्का में हुआ था। रिम्प एक्सरसाइज मतलब रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। 29 नंबर का एडिशन हुआ, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से INS शिवालिक ने हिस्सा लिया था, अमेरिका के हवाई द्वीप में हुआ ये। और जिमेक्स एक्सरसाइज 8वां संस्करण था, भारत और जापान के बीच में हुआ, ये जापान में। अभी तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बारे में भी हमने पढ़ा था, अभी ये हुआ नहीं है, होगा इसी साल अगस्त में होगा ये। इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन करेगा, लगभग 10 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये 2024 के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दी। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपने नहीं किया, भूल गए, तो प्लीज़ लास्ट का इंतजार न करें, आप लोग भूल जाते हो, तो बस एक टच ही करना है आपको मोबाइल में। अगर इन वीडियोस को या मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो आंसर होगा जयपुर सैन्य स्टेशन। तो जयपुर सैन्य स्टेशन ये प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। अब आप पूछोगे पहला कौन सा है जहां पे प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया?
तो आंसर होगा नारंगी सैन्य स्टेशन। ये आपको मिलेगा असम के गुवाहाटी में, 2019 में बन गया था वहां पे। और अब ये दूसरा बन गया है जयपुर सैन्य स्टेशन। ये जो प्लास्टिक की सड़क यहाँ पे बनी है वो 100 मीटर लंबी है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की जो तकनीक है उसको किसने विकसित की थी, मतलब ये आइडिया किसने दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर होगा प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन। इसलिए इनको भारत का प्लास्टिक मैन भी कहा जाता है। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया पूछे तो राजगोपालन वासुदेवन आंसर कर देना। और इसी काम के लिए, मतलब इस योगदान के लिए इन्हें 2018 में भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। और एक और पॉइंट नोट करना कि 2017 में भारत सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए 10% प्लास्टिक कचरे को गर्म कोलतार के साथ मिलाने की अनुमति दे दी है। अच्छा, ये तो प्लास्टिक सड़क की बात कर ली हमने। अगर ये प्रश्न आए कि देश की पहली स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण कहाँ पे हुआ था, तो सूरत गुजरात में हुआ था। ये तो आप जानते भी होंगे। मुझे बताओ प्लास्टिक ओवरशूट डे ये कब मनाया जाएगा इस साल, तो आंसर होगा 5 सितंबर 2024 को। और अगर पूछे कि प्लास्टिक बैग्स को बैन करने वाला, प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। और इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये कब होता है, ये 3 जुलाई को होता है हर साल। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अच्छा प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 100वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया, तो आंसर होगा पराग्वे। अच्छा, आपको तो याद होगा ना कि भारत और फ्रांस ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 2015 में कोप 21 जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, उसी दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। और अभी इसमें शामिल होने वाला ये 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है पराग्वे। इससे पहले 99 नंबर का बना था स्पेन, इसी साल हमने पढ़ा था। अब आप कंफ्यूज मत होना, आप कहो कि हमने तो ये भी पढ़ा था कि इसमें शामिल होने वाला 119वां देश ये बना था कौन सा, माल्टा। एक्चुअली में आपने जो पढ़ा था या हमने जो पढ़ा था 119वां देश माल्टा बना था, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बना था। आप ऐसे समझो कि उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं, मतलब वो शामिल होना चाहते हैं, अभी पूर्ण सदस्य फुल मेंबर नहीं बने हैं। फुल मेंबर ये बन चुका है 100वें नंबर का है, कौन सा, पराग्वे। इससे पहले 99 नंबर का बना था स्पेन। और जो वो वाली लिस्ट है जिन्होंने IS इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने कहा कि हम शामिल होना चाहते हैं। इस तरह के 119 देश हो चुके हैं और उनमें से ये 100 मेंबर हैं जो कि अब फुल मेंबर बन चुके हैं। बात अब दोनों आपको समझ में आ रही है। अच्छा, पराग्वे के स्टैटिक में आपको बताऊंगा, पराग्वे में आपको ले चलूंगा घुमाने। और इसके डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। आपने सुना होगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ही एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। चलो पराग्वे ले चलता हूँ आपको घुमाने के लिए। तो ये रहा मैप में पराग्वे। पराग्वे ये साउथ अमेरिकी एक देश है जिसकी कैपिटल ऑसुंसियन होती है, करेंसी है पराग्वेन गुआरानी और प्रेसिडेंट है पेत्र पावेल। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में MSME डे कब मनाया गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस। ये 27 जून को मनाया गया। हर साल 27 जून को ही मनाया जाता है, पहली बार 2017 में मनाया। थीम क्या है, MSME एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17 हैं, 2030 तक पूरा करना है। और ये सारे गोल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार यहाँ पर हैं तो आपको बता दूं, इन्हें याद करने का हमने ट्रिकी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, नहीं देखा तो देख लेना, सर्च मारना क्रिक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स। वो वीडियो देखने से ये सारे गोल्स आपको याद हो जाएंगे। अभी याद हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक रैंकिंग, एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भारत 190वें स्थान पे था और टॉप पे फिनलैंड था। अच्छा, अभी MSME के जो नए मंत्री हैं, MSME मंत्रालय के नए मंत्री बने थे, उनका नाम क्या है, जीतन राम मांझी है। और अभी जो भी नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनको याद करने का भी एक ट्रिकी वीडियो बना दिया है, वो भी आप सर्च कर लेना या वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लेना, मिल जाएगा आपको। क्रिक एग्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स 3.0 ट्रिक्स करके सर्च करना यूट्यूब पे, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब चलो एक बार जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि कल मैंने आपको रिवाइज नहीं करवाया था। तो देखो फिर, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस,
11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, इंपॉर्टेंट है, पहली बार मनाया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया था। तो ये जून के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अक्ष मोहित कंबोज को। तो ये महिला है, श्रीमती है अक्ष मोहित कंबोज, और इन्हीं को इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, और वे इस पद पर आने वाली पहली महिला भी है। देखो, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1919 में, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? भाई ये तो वाइस प्रेसिडेंट हो गई हैं, अक्ष मोहित कंबोज इनका नाम है। आप पूछो कि प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है पृथ्वीराज कोठारी। और ये जो एसोसिएशन है ये क्या काम करता है? भारत में स्वर्ण उद्योग के लिए नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन पे चलोगे तो शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने, रविंद्र त्यागी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सीएमडी बने, और अनीश शाह फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। चलो आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, अभी फिक्की की डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी? ये अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा कोच्चि में। तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2024 की बात कर रहे हैं। इसका आयोजन पहली बार किया गया, अभी 26 से लेकर 28 जून 2024 तक हुआ। ये कहां पे? केरल के कोच्चि में। आयोजन किसने किया? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया है। थीम क्या रही? डेयरी उद्योग में किसान केंद्रित नवाचार, नवाचार यानी कि इनोवेशन, और इसमें 20 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। चलो यूं बताइए, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, जिन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स का वो ट्रिकी वीडियो देखा होगा तो फटाक से आप लोग इसका उत्तर दे दोगे कि हमारे जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और जो डेयरी मंत्रालय है, इनके मंत्री कौन है? और इनके पास एक और मंत्रालय है, एक नया मंत्रालय और दिया गया इनको, ये भी आपको बताना है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि दूध या दूध से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके उपभोग में, उनको कंज्यूम करने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो हमने पढ़ा था हरियाणा टॉप पर है। चलो यहाँ पे 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है, समिट्स हैं, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अब जो भी देखो, ये करंट अफेयर्स के साथ मैं आपको पॉइंट्स रिवाइज कराता हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही रिवाइज कराता हूँ, हर कुछ भी रिवाइज नहीं करवाता हूँ। ये मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, जो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही रिवाइज कराऊंगा। और मैं आपको जब हर बार बोलता हूँ कि इसको मैं अपडेट कर करके लेकर के आता हूँ, तो अगर मेरे को लगता है कि कोई क्वेश्चन या जैसे सबमिट्स ही हैं, कोई इंपॉर्टेंट सबमिट्स अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती नहीं है, तो फिर मैं उसको इस लिस्ट में अपडेट नहीं करूँगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा वही अपडेट करूँगा, वरना तो ऐसे बहुत सारा हो जाएगा। और 2024 में जितने ही समिट्स या शिखर सम्मेलन अगर आपको रिवाइज करने, तो उसके लिए आपका मैं टॉपिक वाइज सीरीज में ये वीडियो लेकर के आऊँगा, तब हम। चलो अभी तो इंपॉर्टेंट समिट्स का क्विक रिवाइज करते हैं। जैसे कि देखो, अभी एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ। नवा रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और जो भारत है ये इस बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। 46 नंबर का संस्करण होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन ये गांधीनगर में हुआ था। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन ये गुवाहाटी में हुआ था। अभी G7 समिट भी हुआ, कहाँ पे? इटली में। 50वां संस्करण था, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक बार फिर से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने कहा था ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? कोच्चि में। कोच्चि से 2 पॉइंट आपको रिवाइज कराऊंगा।
कि भारत इस साल कोच्चि में ही 46 नंबर की अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी भी करेगा। और पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो, इसका उद्घाटन भी कोच्चि में ही किया था। वाटर मेट्रो एक तरह की बैटरी से चलने वाली नाव है, बोट है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली देश की छठी कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक, इसका मार्केट कैप $100 बिलियन के पार हो गया है और ऐसा करने वाली ये देश की छठी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैप $100 बिलियन से ज्यादा है। कंपनियों के हिसाब से देख रहे हो तो छठे नंबर की बन गई है भारत में ये, और बैंकों में देखोगे तो ये दूसरा भारतीय बैंक है ऐसा करने वाला। तो पहले मैं आपको ऊपर की जो इसके मतलब ये छठी है ना, तो ऊपर की 5 कंपनियां कौन सी हैं जो ऐसा कर चुकी है जिनका मार्केट कैप $100 बिलियन के पार पहुंच चुका है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑब्वियस सी बात है, फिर टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और अब आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, किसी के मन में अगर ये आए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी तो आना चाहिए ना इसमें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी याद हो तो उससे संबंधित एक प्रश्न भी हमने पढ़ा था, अभी 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप को उसने पार कर लिया था। अब 8 लाख करोड़ लगभग आपको ये देखने को मिलेगा कि $90 बिलियन के आसपास का होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं $100 बिलियन की, और जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा एसबीआई भी इसमें शामिल हो जाएगा लिस्ट में, वो भी जल्द $100 बिलियन के मार्केट कैप को पार कर लेगा। लेकिन जब करेगा, जब प्रश्न आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो ये है, ये ध्यान रखना है। आईसीआईसीआई बैंक की स्टैटिक पढ़ते हैं। स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं और इसका टैगलाइन होता है, हम है ना ख्याल आपका। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं डेविड वार्नर, और अभी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आपको याद होगा अभी इसी साल 2 भारतीय क्रिकेटरों ने ऑल फॉर्मेट से, सभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, सभी प्रारूपों से भी संन्यास लिया था। उनके नाम जरूर याद रखना, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव उनके नाम है, ठीक है, याद रहेगा। तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, अभी हाल ही में NCEAR मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 7.5%। तो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। किसने? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने, जिसके महानिदेशक कौन है? पूनम गुप्ता हैं। और आरबीआई ने भी कहा था कि 7.2% रहेगा, वित्त वर्ष 2025 के लिए बात कर रहा हूँ। उससे पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने 8.2% कह दिया था, वर्ल्ड बैंक ने 6.6% कहा था। तो गाइज, ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो अगर कोई स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? ओम बिरला। फिर पूछा वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई स्मृति मंधाना। फिर पूछा नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मार्क रुट्टे को। फिर पूछा प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? कपिल देव। फिर पूछा भी 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक की मेजबानी किसने की? भारत ने। फिर पूछा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महासचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया? भरत लाल। और विश्व वर्षावन दिवस, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया था 22 जून को। फिर पूछा अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल मेडल कितने जीते? 11। और T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। और आखिरी प्रश्न पूछा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बन गए कौन? अनुज त्यागी। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 108। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।